नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अब प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को काफी समय मिल गया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है वो प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी अपनी अच्छी लेवल तक कर ली है उनके पास समय है, वो मेंस की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ताकि जब आप प्रीलिम्स का पेपर आपका खूब अच्छा हो जाए तो मेंस की भी तैयारी आपकी हुई रही हो। तो यहाँ पर टाइम है, तो आप थोड़ा बहुत मेंस का भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अपने समय को बर्बाद मत करिएगा। क्लास में फिर कहूंगी, समय इस समय बहुत ही कीमती है आप लोगों के लिए, तो इस कीमती समय को मत बर्बाद करिएगा। अभी बस पढ़ाई कर लीजिए, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही शानदार सफलता आपको मिलेगी, उतनी ही, ठीक है, उतनी ही शानदार सफलता आपको मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ना अपने पे विश्वास भी रखना स्टार्ट करिए। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हाँ ठीक है, परिश्रम आपको करना है। आप इस तरीके की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं जहां पर लाखों लोग बैठते हैं, तो बिना परिश्रम के तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच अपने पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी निराश होइए, जब भी परेशान होइए, खुद को आईने में देखिए और कहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं क्वालिफाई कर लूंगी, मेरे बस में है चीजें, ठीक है। तो आपको अंदर से शक्ति मिलेगी और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो पढ़ाई मत छोड़िएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मॉक टेस्ट की सीरीज में इसे क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लीजिए, मैं उसको कवर कर लूंगी। लेकिन थोड़ा सा सिंसियर आप लोगों को होना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। ये आपका पीवाईक्यू है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। अभी पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक तरफ आपको पादप हार्मोन्स दिए गए हैं, प्लांट हार्मोन्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके कार्य दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं। तो ऑक्सिन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सिन का रोल क्या है, ठीक है, जिब्रेलिन का रोल क्या है, साइटोकाइनिन का रोल क्या है और ऑब्सेसिक अम्ल का रोल क्या है। तो अगर आप थोड़ा समय लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शिखर प्रधानता के लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए, शिखर के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे याद रखिएगा ए का फोर्थ। अब ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है, लेकिन यहां से ऑप्शन से एक चीज क्लियर है कि बी का फर्स्ट होगा। तो जिब्रेलिन की अगर हम बात करेंगे तो जिब्रेलिन जो है वो कोशिका वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सेल एलोंगेशन के लिए। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सी का सेकंड हो गया। और ऑब्सेसिक अम्ल की हम बात करेंगे तो ये वृद्धि अवरोधक का काम करता है, डी का थर्ड हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया क्लास, सही उत्तर हो गया बी, ठीक है। अब देखिए क्लास, ये जो पादप हार्मोन दिए हैं ये सारे हार्मोन्स आपको पता होना चाहिए और इनका क्या फंक्शन है ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है किसी पेपर में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कुछ हार्मोन्स के नाम देके कि इनमें से प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं,
तो अगर आपको प्लांट हार्मोन्स के कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम पता होंगे जो कि परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, तो आप उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये बन सकता है कि डायरेक्टली आपको दे दे कि साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है, तो आपको पता होगा कोशिका विभाजन में इसका फंक्शन है, इसका कार्य है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे। ऐसे ऑक्सिन का क्या फंक्शन है, तो शिखर प्रधानता में, तो ये भी याद रखिएगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। देखिए ये भी आपका पहले पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा आपका प्लांट हार्मोन है। डायरेक्ट प्रश्न है ना, तो बताइए, समय लीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी मिल गया होगा कि इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन आपका प्लांट हार्मोन है, बताइए। नहीं, इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में आपका प्रोड्यूस होता है। जब हम शुगर की बात करते हैं, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए, साइटोकाइनिन दिया गया है। अभी हमने डिस्कस किया कि साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये आपका एक प्लांट हार्मोन है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बी होगा। थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो थायराइड ग्लैंड जो कि आपके गले में है, ठीक है। होता है ना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा होता है ना, घेंगा, जिसमें गला एकदम फूल जाता है यहाँ पे ऐसे, तो वहां पे थायराइड ग्लैंड होता है, तो वहीं पे थायरॉक्सिन हार्मोन आपका प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये हार्मोन जो है ये आपका सेक्स हार्मोन होता है एक, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। एक तरफ आपको विटामिन दिया है, एंजाइम दिया है, हार्मोन्स दिया है और प्रोटीन दिया है, ठीक है। तो बताइए क्या क्या होगा आपका, मैच करिए इसको, थोड़ा समय लीजिए। आप में से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम थोड़ा समय दिया करिए उत्तर के लिए, तो थोड़ा समय लीजिए, बताइए। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो हमने कितनी बार पढ़ा है, कैरोटीन जो है वो विटामिन है, ठीक है। कैरोटीन विटामिन ए होता है, ये पता है ना आपको, ठीक है। दूसरा हम देखें, एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा आपका एंजाइम है, बताइए। पेप्सिन है कि केराटिन है कि प्रोजेस्टेरॉन है, तो एंजाइम आपका पेप्सिन है, तो बी का फर्स्ट हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब आपके सेक्स हार्मोन है, तो सी का फोर्थ हो गया। और प्रोटीन में आपका केराटिन हो गया। आजकल आपने देखा होगा हेयर ट्रीटमेंट में केराटिन का यूज किया जाता है, लोग कहते हैं केराटिन ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया होगा। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप अवेयर रहेंगे ना, तब भी आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेप्सिन की अगर हम बात करें तो ये स्टमक एंजाइम होता है, याद रखिएगा, जो कि आपके डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो कि इन डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है आप कह सकते हैं। पेप्सिन इज अ स्टमक एंजाइम दैट सर्व्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन फाउंड इन इनडाइजेस्टेड फूड, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहां पर आपका अगर उत्तर देखेंगे तो ए का सेकंड हो गया, 2 जगह दिया है, बी का फर्स्ट भी 2 जगह दिया है। हार्मोन्स में यहां पर आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया और फिर प्रोटीन हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास, आगे बढ़ते हैं। आज आपको समय दिया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इधर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम सिंथेटिक स्वीटनर है, नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर है, रेयन मॉडिफाइड स्टार्च है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीटोसिन की हम बात करेंगे तो ये हार्मोन है, ठीक है, और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखिएगा। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, सीने से लगाती है, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब डेयरी में लोग क्या करते हैं, जो गाय है, भैंस है, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते ताकि ज्यादा दूध प्रोड्यूस हो और ज्यादा बिक्री हो। लेकिन ये एक, अगर आप इसको आर्टिफिशियल मैनर में इंजेक्ट करेंगे
तो ये आपकी बॉडी को क्या करेगा, नुकसान करेगा ना। ऐसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो मैच्योर दिखे, ठीक है, वो मैच्योर दिखे। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर हमारी बॉडी में नेचुरली ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, देखती है, निहारती है तो ऑक्सीटोसिन उसकी बॉडी में बनता है और मिल्क सिक्रीशन होता है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल मैनर में थ्रू इंजेक्शन इसको इंजेक्ट किया जा रहा है तो वो डेंजरस भी हो सकता है। एस्पार्टम की अगर हम बात करेंगे, ये एक सिंथेटिक स्वीटनर होता है। जिनके घर में भी अगर कोई भी इंसान वो खाता है, क्या शुगर फ्री खाता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, जो शुगर फ्री डाल के गोलियां खाते हैं, उसमें देखिएगा एस्पार्टम लिखा रहता है, पीछे देखिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा। देखिए क्लास, जब भी आप कोई चीज पढ़िए ना तो उसको अपने सराउंडिंग्स में देख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसे रटने बैठोगे तो भूल जाओगे। अब मैंने आपको बताया ये चीज, तो आप जाओ घर में कोई भी शुगर फ्री खाता है, शुगर फ्री उठाओ और पीछे देखो लिखा है कि नहीं, आप पाओगे लिखा है, ठीक है। नियोप्रीन की अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड रबड़ होता है जो कि बिल्कुल ही सही है आपका, ठीक है। रेयॉन का आपका लिखा है मॉडिफाइड स्टार्च, मतलब रूपांतरित स्टार्च। तो बताइए यहां पर क्या होगा, नहीं, जो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है ये आपके रेशे होते हैं, याद रखिएगा। रेयॉन सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और कई ऑप्शंस के साथ, मैच द कॉलम के साथ ही आपका पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। अगर हम नियोप्रीन की बात करें क्लास, तो नियोप्रीन मैंने आपको बताया ये एक स्पेशलाइज्ड रबड़ होता है, ठीक है। ये आपका मेडिकल ग्लव्स बनाने के लिए या फिर बेल्ट बनाने के लिए, ऑटोमोटिव फैन बेल्ट बनाने के लिए, तो ये रबड़ की तरीके का होता है। रबड़ है ना, स्पेशलाइज्ड रबड़, तो ग्लव्स बनाने के लिए, शीट अप्लाइड इलास्टोमेरिक मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए नियोप्रीन का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी आपका सही उत्तर है, जो कि हमने डिस्कस किया। रेयॉन सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, याद रखिएगा, ना कि रूपांतरित स्टार्च। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में जाली बनाने आदि में किया जाता है। और यहाँ पर नियोप्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपका एक सिंथेटिक रबड़ होता है, तो ये आपका ग्लव्स बनाने में, ठीक है, फिर उसके बाद इंसुलेटर बनाने में या फिर स्लीव्स बनाने में, इन सब में इसका प्रयोग होता है। लैपटॉप स्लीव्स बनाने में, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैं इस पर इतना फोकस कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इंसुलिन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये जो हार्मोन है ये ब्लड शुगर को नियंत्रण में लाता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, एकदम सही है। मेलाटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप, अब याद रखिएगा, मम्मी लोग अक्सर कहती हैं, घर पे बड़े लोग, लाइट बंद करो और सो जाओ, ठीक है, मोबाइल मत देखो। तो क्यों बोला जाता है कि मोबाइल रखो, लाइट बंद करो और सो जाओ, क्योंकि जब आप डार्क में रहते हो, ठीक है, जब लाइट बंद करते हो, कहा जाता है लाइट बंद करके सो, तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन से वो सिक्रीट होता है और मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण नींद अच्छी आती है। ये याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन निद्रा के नियंत्रण के लिए कार्य करता है, तो आप बताएंगे मेलाटोनिन, ठीक है। और ये डार्क में प्रोड्यूस होता है, अंधेरे में इसका सिक्रीशन ज्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर लिखा है, नहीं, तो ये तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, ना कि ब्लड प्रेशर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, आफ्टर मेन्योपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन विमेन, ठीक है। तो जब मेन्योपॉज, जब पीरियड्स खत्म होते हैं, मतलब पॉज लग जाता है उस पर पूरी तरीके से, तो यहां पर बोला जाता है ना कि 45 एज, 40 से 45 एज के बीच में औरतों का मेन्योपॉज हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन उनकी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता है, ये बोला गया है। तो प्रोजेस्ट्रॉन दिया है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन दिया है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन दिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये आपका फीमेल हार्मोन से। लेकिन जब मेन्योपॉज आपका लगता है तो उसके बाद कौन सा हार्मोन विमेन्स में नहीं प्रोड्यूस होता, वो है एस्ट्रोजन, सी,
सी होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेस्टेरोन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेल हार्मोन है, याद रखिएगा, मेल हार्मोन है ये, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय आइलेट बीटा सेल, ठीक है। यहां पे जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसके बीटा सेल द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? तो यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, तो यहां पर आपका अल्फा सेल होता है, ठीक है, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है। तो जो अल्फा सेल है वो आपका ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करता है, और हम बात करेंगे बीटा सेल की, तो बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है, ये बताइए। ये पेनक्रियाज है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज अग्नाशय जिसको कि हम बोलते हैं, तो पेनक्रियाज में आपके अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल प्रोड्यूस होता है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है, ठीक है। बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल की हम बात करेंगे तो सोमाटोस्टैटिन, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पीकर इन लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ द इन लोकसभा। तो मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज या फिर प्रतिभा पाटिल? तो यहां पर सही उत्तर क्या है? ए, मीरा कुमार, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं और दिया गया है कि लोकसभा में जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं वो कितने हैं? 80 है, 80 सीटें हैं। तो अब अभी तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि कितना है, बताइए। दोनों सही है, एक सही है कि एक भी सही नहीं है? कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? तो 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आपकी 80 सीटें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों ही आपके सही हैं, बोथ। बोला गया ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो डी, दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक ओवर। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है, जो संयुक्त बैठक होता है, अगर हम बात करें ज्वाइंट सिटिंग होती है, वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होती है, ठीक है। इसको बुलाता कौन है? इसको सम्मान कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और उसको प्रिसाइड कौन करता है? जो स्पीकर है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसको प्रिसाइड करता है। और ज्वाइंट सिटिंग कहां कहां हो सकती है? अगर कोई बिल आपका संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है, क्या उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? नहीं, उसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। मनी बिल में नहीं होती है, विनियोग विधेयक में नहीं होती है। हाँ, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, समान विधेयक है और डेडलॉक है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाएगा, ठीक है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 108 में, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी समान विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उससे पारित किए जाने का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटीज टू द लोकसभा? 15, 20, 25 या फिर नन ऑफ द एबव? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 20 है, ठीक है, याद रखिएगा। 20 आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जो लोकसभा की अधिकतम मैक्सिमम सीट थी वो कितनी थी? 552 थी। लेकिन अब ये जो 2 है -2 हो गई है। क्यों -2 हो गई है? पहले 2 सीटें लोकसभा में आपके एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती थी, लेकिन 104
फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इसको जो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती थी उस प्रावधान को, उस प्रोविजन को हटा दिया गया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 आपके जो सदस्य होते थे वो यूटीज से, यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित होते थे, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, नॉमिनेट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ये प्रोविजन क्या है, ये प्रोविजन हटा दिया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी देखिए, अगर हम वर्तमान में देखें कितनी सीटें अभी आपकी, मतलब इतनी मैक्सिमम सीटें हो सकती, अभी कितनी है? 543, 530 निर्वाचन क्षेत्र से, 13 आपके निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आप इस बार इलेक्शन का देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब चीजें ना आपका थोड़ा सा, अगर एग्जाम में जब आप अपीयर होते हैं तो अपडेट हो जाया करिए कि कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुआ है, कोई संशोधन तो नहीं हुआ है, तो ये सब चीजें जरूरी होती है। यहाँ पर देखिए, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज बोला गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का प्रावधान संविधान में कहा किया गया था, तो ये आर्टिकल 331 में किया गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एंग्लो इंडियंस के लिए अब जो सीटें रिजर्व थी 2, जिसमें कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, वो अब हटा दिया गया है। संशोधन किसमें किया गया है? आर्टिकल 334 में, ठीक है। अब ये सीटें नहीं रिजर्व है आपकी आर्टिकल 331 में। 331 में देखेंगे तो पहले प्रोविजन था कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा, ठीक है। तो ये आपका ए में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। अब यहां पर कोरम के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए? 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो याद रखिएगा, कोरम के लिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आपका बना है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप आराम से कर लेंगे। तो क्या लिखा है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, ये अगर यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा रहे तो आप क्या बताएंगे? तब भी आपका क्या है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। राज्यसभा के लिए भी कोरम वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by Rajya Sabha within. लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कितने दिन तक? तो देखिए क्लास, यहाँ पर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो मनी बिल है, जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो मनी बिल आपका हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में ही। अगर कभी कहीं पे लिखा रहे कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, तो आप कहेगा बिल्कुल गलत, ठीक है। मनी बिल को से रिलेटेड जो भी पावर होती है वो लोकसभा के पास ही होती है, और जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है और ये जाता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास समय रहता है कि अगर वो कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे सकती है, और अगर राज्यसभा कोई भी एक्शन नहीं लेती है 14 दिन तक, तो उसको माना जाता है कि राज्यसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया है और फिर लोकसभा जो चाहेगी आगे करेगी, ठीक है। यही लिखा गया है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिन तक भी। अच्छा, अगर राज्यसभा कोई चेंजेस चाहती हो और सजेस्ट करती हो, तब भी अधिकार किसके पास रहता है? लोकसभा के पास रहता है कि वो राज्यसभा द्वारा बताई गई बातों को माने चाहे ना माने। और आप सभी को पता है यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन होती ही नहीं है। मतलब डेडलॉक की कंडीशन
डेडलॉक की कंडीशन जब होगी ही नहीं तो ज्वाइंट सेशन भी नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं होगा। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा नहीं मान रही है और लोकसभा मान गई है तो चलो दोनों को एक साथ बिठाकर जो इनके बीच में भेदभाव चल रहा है उसको खत्म किया जाए, नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। पूरी पावर मैनी बिल को लेकर किसके पास होती है, लोकसभा के पास रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इट्स समॉन बाय। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा। तो इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का जो स्पीकर है। 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। याद रखिएगा, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। By which constitutional amendment the number of central minister has been limited to 15% of the total member of लोक सभा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी। तो किसमें बोला गया था, बताइए किस अमेंडमेंट में बोला गया था। ये आपका बोला गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये एक आसान सा प्रश्न था, यहाँ पे याद रखिएगा। 91st संशोधन अधिनियम आपका 2003 में आया था, ठीक है। और इसके द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 15% तक ही हो सकेगी। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, Who among the following was the member of लोकसभा during the प्राइम मिनिस्टरशिप। तो कौन आपके लोकसभा के मेंबर थे। तो यहाँ पर आपके देवगौड़ा दिए गए हैं, I.K. गुजराल दिए गए हैं, चंद्रशेखर दिए गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह दिए गए हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह ये लोग आपके अपर हाउस के थे, ठीक है, राज्यसभा के थे। चंद्रशेखर जी जो थे वो आपके लोकसभा के थे जब वो प्रधानमंत्री पद पे थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी, ठीक है, इफ इट गेट 4% वोट इन द स्टेट ईदर इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करती है। वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करती है। या फिर आखिरी है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करती है, या फिर नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करती है, तब उस पार्टी को हम रीजनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट देता है, बताइए, संसद देता है, लोकसभा देता है, या फिर चुनाव आयुक्त देता है। तो जो भी डिस्प्यूट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में, वो कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों पर नियंत्रण भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है, और ये आपका अनुच्छेद 71 में दिया गया है। अर्थात इस चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि निर्वाचन नामावली के सदस्य में कोई रिक्ति हो गई है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ। बताइए कितनी एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, 58, 60, 62 या फिर 65। तो यहाँ पर
आपका क्या उत्तर होगा 65, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस की बात करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए हाई कोर्ट के जजेस की एज क्या होती है। चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, हिंट भी मैंने दे दिया, लेकिन आप बताइएगा। स्टूडेंट्स, यही छोटी छोटी गलती आप लोग पेपर में कर देते हैं, इस वजह से मैं आप लोग से पूछती हूँ, तो आंसर देने का प्रयास किया करिए, ठीक है। लिख दिया करिए कि कितनी एज होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, अगला देखते हैं। Who has the right under the Constitution to seek the opinion of Supreme Court on the question of law? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको होता है, बताइए। कौन राय ले सकता है? तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 143 देखेंगे तो उसमें जानते हैं क्या लिखा गया है। उसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा गया था तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट से तो राय कोई भी ले सकता है, लेकिन जब आप आर्टिकल 143 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्नों पर देखिएगा, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ए आपका सही उत्तर है। आर्टिकल भी याद रखिएगा, ठीक है, एडवाइजरी रोल है यहां पर। चलिए, द रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन लेटर? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो जब भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिजाइन करना रहता है तो वो अपना जो लेटर है वो संबोधित करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, याद रखिएगा किसको, प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? प्रीएम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा किसमें बोला गया है, बताइए। यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली केस में, ठीक है, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ इंडिया यूपी, ठीक है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या फिर मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7 या फिर 5? तो कम से कम इनकी संख्या 5 होनी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। हियरिंग के लिए 5 मिनिमम जजेस बैठे रहने चाहिए जब केस किससे रिलेटेड हो? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ये चीज याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया है? गोलकनाथ में, केशवानंद भारती केस में, शंकरी प्रसाद में या फिर सज्जन सिंह? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है केशवानंद भारती विवाद में 1973 में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कि हमारे संविधान में किसी भी तरीके का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि उस संशोधन से जो हमारा जो मूल ढांचा है, उसके आधारभूत जो ढांचा है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन ना हो, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, एक बार परीक्षा में आपको प्रश्न दिया गया था कि ऐसे केसेस दिए गए थे कि केशवानंद भारती केस, ठीक है, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, और बोला गया था इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अभी तक अगर आपने इनके ईयर्स नहीं याद किए तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न बना था।
जैसे गोलकानंद केस जो है वो आपका 1967 में आया है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया है, शंकरी प्रसाद केस जो है वो 1951 में आया है, सज्जन सिंह जो वाद है वो 1965 में आया है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेक्शन ऑफ 377 ऑफ आईपीसी, आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आईपीसी से रिलेटेड है और सेक्शन 377 से होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ केज्ड पैरट। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है? तो ये क्या क्या दिया गया है आपका, देखिए, रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, विनीत नारायणी बनाम भारत संघ, 2G स्पेक्ट्रम में, या फिर कोयला आवंटन घोटाले में। तो सीबीआई को केस पैरट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कोल गेट स्कैम में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कोयला आवंटन घोटाला वाद में। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहां पर स्टेट दिए गए हैं और रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा दी गई है। अब क्लास देखिए, लोकसभा की सीटों से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं, राज्यसभा की सीटों से भी रिलेटेड, तो इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, ठीक है, और पंजाब में 7। तो यहां पर आप देख लीजिए, ए का फर्स्ट हो जाएगा, 2 जगह दिया गया है, गुजरात में 11 सीट है, ठीक है, बी का ये हो गया, सी का क्या हो गया आपका 4th हो गया, 12 सीटें, पंजाब में 7 सीटें। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। और मैंने आपको बताया है यूपी में कितनी सीटें हैं बताइए राज्यसभा की, तो 31 सीटें। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज और याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश 31 सीटें तथा सबसे कम प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही सीटें हैं राज्यसभा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, वो खाली आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता, पुनः उस विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर आपका साधारण बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, संवैधानिक संशोधन विधेयक भी लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, राज्य पुनर्गठन भी दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन जो मनी बिल है वो खाली आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है बताइए। प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, वो ए है। ठीक है, प्रधानमंत्री है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि अब हम लोग हर क्लास में कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स है मैं आपको बता दूं, ये मार्च का करंट अफेयर है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो किस पर प्रतिबंध लगाया है? चाइना पर। ठीक है, चीन पर। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? किन 2 राज्यों को जोड़ता है पूछा गया है यहां पर। तो बताइए, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को, लद्दाख जम्मू कश्मीर को, लद्दाख हिमाचल प्रदेश को, या फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब को।
तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है? तो बताइए कौन बन गई है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर मुंबई? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यूरोन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी जो है वो मुंबई बन गई है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, बताइएगा करंट अफेयर इंक्लूड करके मैंने सही किया है कि गलत किया है? हम क्लास के एंड में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होगा कि जिनको करंट अफेयर नहीं पढ़ना होगा वो बीच क्लास से जा सकते हैं, जिनको करंट अफेयर पढ़ना होगा वो पूरी क्लास को देख सकते हैं। और जब आप तैयारी करोगे ना, अभी जब आप मॉक टेस्ट को रिवाइज भी करते रहा करो, बैठ के स्पीड बढ़ा लिया करो। अरे कितना आसान हो गया पढ़ाई करना, सोचो। मैम को एकदम धीमे धीमे सुनने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। मैम की स्पीड बढ़ाओ, इंटू 2 करो, 1.75 करो और आराम से सुनो, होगा रिवीजन। और अगर किसी पॉइंट पे अटक रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 जीता है? तो बताइए किसने जीता है? विजय जैन ने, निधु सक्सेना ने या फिर कमल किशोर ने या फिर एम रमन ने? तो यहां पर टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड जीता है विजय जैन ने। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? अर्जेंटीना में, ब्राजील में, मैक्सिको में या फिर पेरू में? तो ये आपका मैक्सिको में स्थित है, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या फिर केरल में? बताइए कहां पर खोजा गया है? तेलंगाना में, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये आपको बताना है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? बताइए, मनीला में, ब्रुसेल्स में, जेनेवा में या फिर ब्राजीलिया में? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, तो याद रखिएगा। तो अच्छा क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं भी आप लोग से पूछूंगी। बताइए, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? क्या बताएंगे आप लोग? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आने वाले समय में और बढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स को और इंटरेस्टिंग करेंगे थोड़ा सा। लास्ट में जो टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आज की क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा क्लास। और कोई भी परेशानी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में होती है, किसी भी टॉपिक में होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ तुम लोग, हम लोग आने वाली क्लासेस में उसको कवर कर लेंगे। याद रखिएगा। और फिर मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगी, ये जो समय दिया गया है इसको बर्बाद मत करिएगा, पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा, अपनी पढ़ने की हैबिट को मत छोड़िएगा। अगर पढ़ने की हैबिट छूट गई ना तो फिर स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये टाइम है, इसमें आप लोग थोड़ा मेंस की भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप मेंस में अपीयर होंगे। तो अपने समय का सदुपयोग करिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आप लोग एक अच्छा सा मैसेज हम लोगों को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने पे विश्वास रखिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन वफादार आपको अपने प्रति खुद रहना पड़ेगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद क्लास।